गुड मॉर्निंग दोस्तों। खास करके भारतीय दंड संहिता को लेकर के आपके बीच आज मैं आया हुआ हूं। भारतीय दंड संहिता में हम लोग जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सेक्शन धाराओं की बात होती है, लेकिन आप यही चीज अगर भारतीय संविधान की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद की बात होती है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 मूल विधि के अंतर्गत। जैसा कि आईपीसी से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आईपीसी से हम शुरुआती स्टैंडर्ड पे अगर देखें तो एक बेस कैसे इसका तैयार है और प्रश्न कहां से बनता है। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता धारा 1 से लेकर के धारा 5, जैसा कि धारा 1 क्या कह रही है? संहिता का नाम, प्रवर्तन और इसका विस्तार। तो धारा 1 में साफ कहा गया है कि इस संहिता, ठीक है, कोड भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। तो भारतीय दंड संहिता इस संहिता का नाम, इसका विस्तार और इसके प्रवर्तन की बात करता है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आपसे तो धारा 1 क्या कहता है? संहिता का नाम। तो भारतीय संहिता का, इस संहिता का नाम क्या है? तो पहली चीज याद रखना है, इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इसके प्रवर्तन की बात करूं तो याद रखना है कि 6 अक्टूबर खास करके 1860 में यह लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा लाइट में आया, लेकिन भारत में यह प्रवर्तित हुआ 6 जनवरी 1862 में। तो यह प्रवर्तित कब हुआ? इसका प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 में हुआ संपूर्ण भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो 1 जनवरी 1862 में हुआ। चलिए, इसका विस्तार बात कर रहा है। विस्तार का मतलब है कि इसका विस्तार कहां है? तो भारत के अंतर्गत, समस्त भारत में, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक के अंतर्गत इसका विस्तार है। ठीक है, तो यह प्रवर्तित कब हुआ? यह 1 जनवरी 1862 में संपूर्ण भारत में प्रवर्तित हुआ। यह लॉर्ड मैकाले द्वारा लाइट में कब आया था? 6 अक्टूबर 1860। अच्छा, आगे देखिए। 2 कह रहा है भारत के अंदर किए गए अपराधों का दंड। कहने का मतलब है कि सेक्शन 2 कह रहा है कि भारत के अंदर जितने भी आप क्राइम करोगे उसका जो पनिशमेंट होगा वह अपराध की प्रवृत्ति और उस अपराध में दंड का जो व्यवस्था होगी वो धारा 2, आईपीसी की धारा 2 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। धारा 3 क्या कह रहा है? भारत के बाहर जाकर यदि कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है, समझिएगा, भारत के बाहर जाकर के यदि कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है, भले ही वो विदेश में क्राइम ना हो तो भी आप भारतीय कानून के दोषी होंगे। धारा 3 क्या कह रहा है? आप समझ में आया? एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि विदेशों में कई विवाह करना लीगल है, वैध है, लेकिन अपने भारत में यह अवैध है। अगर आपने एक विवाह किया है, हिंदू लॉ के अनुसार मैं अगर आपसे बात करूं, विवाह अधिनियम के अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं तो एक व्यक्ति सिर्फ एक विवाह कर सकता है। अगर उसको दूसरा विवाह करना है तो पहली पत्नी को तलाक देना होता है। जबकि मुस्लिम लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें 4 विवाह को वैध किया गया है। अगर उसे 5वां विवाह करना है तो 4 में किसी न किसी एक पत्नी को तलाक देना होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत में अगर दूसरा विवाह करना अवैध है, लेकिन विदेशों में ये भले ही वैध होगा, लेकिन भारतीय व्यवस्था और आईपीसी के अनुसार दिस इज अ क्राइम। 3 क्या कहता है? भारत के बाहर जाकर के कोई आपने क्राइम किया, अपराध किया, जो विदेशों में भले ही अपराध न हो तो भी आप भारत के कानून के अंतर्गत क्या होंगे? यू आर क्रिमिनल, आप अपराधी होंगे। ठीक है। अच्छा, तो 1 2 3 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम बात करेंगे आपसे, खास करके आपसे बात करेंगे आगे की धाराओं की। हम अगर आपसे बात करें शुरुआती स्टैंडर्ड धाराओं की और यहां से जुड़ी हुई चीजों की, चलिए आइए बात करते हैं।
अच्छा, धारा 8 देखिए, धारा 8, धारा 8 लिंग की बात करता है, ठीक है। तो यहां पर लिंग सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ध्यान रखना है, ठीक है। वचन, एक वचन और द्विवचन, दो वचनों की बात करता है। लिंग की बात करता है, वचन की बात करता है। 8 9 एक साथ ही याद करिएगा। धारा 8 लिंग, 9 वचन। 10, धारा 10 क्या कहता है? पुरुष व स्त्री की परिभाषा देता है। एक शब्द में बता दूं, धारा 10 में मानव शब्द यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? मानव। और वो मानव में मेल भी होगा और फीमेल भी होगी। धारा 10 में मानव, मानव में वो स्त्री भी होगा या पुरुष भी होगा। धारा 17 भारत सरकार की परिभाषा देता है, इंडियन गवर्नमेंट्स की बात करता है, भारत सरकार को डिफाइन करता है। धारा 17, यहां पर मैंने उन महत्वपूर्ण धाराओं की बात की है जो कि खास करके यूपीएसआई के तमाम मूल विधि के सेक्शन से साल दर साल चीजें उठ करके आई हैं, एग्जामों में दिखी हैं। तो जैसा कि मैं अगर आपसे बेटा बात करूं तो धारा 17 जो है, धारा 17 जो है वो भारत सरकार की परिभाषित करता है, इंडियन गवर्नमेंट्स को डिफाइन करता है। धारा 8 सीधे भारत को परिभाषित कर देता है। देखिए, 17 इंडियन गवर्नमेंट्स की बात करता है, 18 उस भारत की बात करता है। तो भारत में भारत सरकार, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट। तो 17 भारत सरकार की बात और 18 भारत की परिभाषा। खास करके भारतीय संघ को डिफाइन करता है कि भारत एक विभिन्न इकाई राज्यों का एक संघ होगा, है ना, इंडिया एज अ यूनियन स्टेट, ऐसी बात करता है धारा 18। अब देखिए, धारा 19 और धारा 20 ये दोनों एक साथ याद करना है, ये दोनों धाराएं एक साथ याद करना है। धारा 19 कह रहा है कि न्यायाधीश को परिभाषित करता है, ये जजेस को डिफाइन करता है, न्यायाधीश को परिभाषित करता है। और 20 न्यायालय की बात करता है, कोर्ट हो और कोर्ट में जज हो। तो 19 और 20 एक साथ याद करना, ये काफी इंपॉर्टेंस है, पिछले बार ये एग्जाम में आया भी है। तो 19 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की धारा 19 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां आर्टिकल 19 की बात नहीं हो रही है, विचार व अभिव्यक्ति की बात नहीं हो रही है। यहां इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की सेक्शन धारा 19 की बात हो रही है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 19 न्यायाधीश की परिभाषा देता है। जुडिशरी के अंतर्गत, जुडिशरी के अंतर्गत न्यायपालिका के अंतर्गत जज की बात करता है, जजेस को डिफाइन करता है। 20 उस कोर्ट की बात करता है, न्यायालय को परिभाषित करता है। अच्छा, धारा 21 में लोक सेवकों की बात किया गया है, नौकरशाहों की बात किया गया है। धारा 21 में लोक सेवक, लोक सेवक कौन होंगे? वे समस्त व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन अंतर्गत कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी लोक सेवकों की बात धारा 21 करती है, ठीक है। धारा 22 देखिए, धारा 22 चल संपत्ति की बात करती है। धारा 22 याद रखिएगा, चल संपत्ति, चल संपत्ति की बात करती है। ऐसी देखिए, अगर मैं बात करूं अचल और चल, ठीक है, तो अचल संपत्तियां जो अपना स्थान परिवर्तित न कर सकती हो, जैसे घर, जमीन, ठीक है। चल संपत्तियां जैसे गाड़ी, घोड़े, है ना, या फिर और भी प्रकार के प्रॉपर्टीज जो कि चल संपत्तियों के अंतर्गत देखी जाएगी। तो 22 में याद रखना है, 22 में, सेक्शन 22 में इन्हीं चल संपत्तियों की बात की गई है। किस संपत्ति की? चलायमान, जो कि संपत्तियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित हो सकती हो। तो धारा 22 क्या कह रही है बेटा? चल संपत्तियों की बात करती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, धारा 22 किसकी बात करती है? चल संपत्ति की बात करती है। अब मैंने आपसे बात किया धारा 23, किसकी बात किया? धारा 23, सॉरी, धारा 23 किसकी बात कर रहा है? सदोष अभिलाभ हानि, सदोष अभिलाभ या हानि की बात करता है। धारा 23 क्या कह रहा है? सदोष अभिलाभ या हानि। कहने का मतलब है इलीगल तरीके से इकट्ठी की गई संपत्ति, इलीगल तरीके से, है ना, इकट्ठा की गई जो संपत्ति है वो सदोष अभिलाभ की बात करती है ना, धारा 23। अच्छा, अगर ये मैं बेईमानी करना की बात करूं तो ये धारा 24 में आएगा। ये किस में आएगा बेटा? धारा 24। धारा 24 कह रहा है बेईमानी करना,
किसी के साथ चीट करना, किसी के साथ चीटिंग करना, ठीक है, वो क्या है? बेईमानी करना। किसी को पैसा लेकर के उसे कम वापस करना, किसी से पैसा लेकर के भूल जाना, है ना, बेईमानी। तो ये धारा 24 है, बेईमानी करना। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट धारा की, और ये धारा है 34। धारा 34 सो मोस्ट इंपॉर्टेंस, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, सामान्य आशय। धारा 34 से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य आशय से आप क्या समझते हैं। सामान्य आशय किसी भी अपराध को करने के लिए ग्रुप में कई लोगों का एक साथ जाना और उनका आशय एक किसी अपराध को कारित करना हो, भले ही कोई भी व्यक्ति बीच रास्ते से वापस हो जाए, लेकिन वो कुछ लोगों के द्वारा अपराध किया गया हो, तो उस ग्रुप में जितने भी लोग शुरुआत से थे वो उतने भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सबकी होगी जिसने, उसी प्रकार उत्तरदायित्व तो होगा उनका जिस व्यक्ति ने उस अपराध को किया। जितना अपराध को करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी हुई उतना उन सभी ग्रुप मेंबर्स की होगी। आप इसको एग्जांपल से समझिए। सामान्य आशय क्या है? मान लीजिए कि 4 मित्र एक साथ जाकर के चोरी करने के नियत से कहीं जाते हैं और उसमें एक व्यक्ति जो है घर से 100 मीटर दूर ही खड़ा हो गया, दूसरा व्यक्ति सिर्फ दूर से टार्च ही दिखा रहा है और 2 व्यक्तियों ने अपराध कर लिया, चोरी कर लिया, ठीक है, 378 आईपीसी के अंतर्गत चोरी हो गई। तो कोई, ये पहला व्यक्ति ये नहीं कह सकता तो मैं तो बहुत दूर ही खड़ा हो गया था, या दूसरा ये नहीं कह सकता तो मैं तो दूर से रोशनी किया हुआ था, चोरी तो इन दोनों ने किया। यहां पे चारों उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहां ये दोनों उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना कि वे दो जो चोरी या अपराध किए हैं, ठीक है। तो सामान्य आशय में देखिए कुछ आवश्यक तत्व रखे गए हैं, जैसे सामान्य आशय में आपराधिक कृत्य होना जरूरी होना है कि आपराधिक कृत्य, है ना, अपराध हुआ हो, 2 से अधिक व्यक्ति रहे हो और इनका आशय एक समान रहा हो और शारीरिक उपस्थिति होगी। मतलब चारों की शारीरिक उपस्थिति एक प्रकार से अपवाद में भी हो जाती है, लेकिन हाँ आपराधिक कृत्य हो गया हो, 2 से अधिक व्यक्ति हो और इनका आशय जो है बिल्कुल सामान्य हो। तो धारा 34 हमें याद रखना है, सामान्य आशय, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। 34 के बाद हम बात करेंगे अपराध। किसकी बात करेंगे? अपराध। वे समस्त, है ना, वे समस्त घटनाएं जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताएं बाधित होती हो, जिससे दूसरे व्यक्ति की कुछ क्षति होती है, वो सब अपराध की श्रेणी में आएगा। कभी कभी अपराध सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य से नहीं माना जाता है, लेकिन कभी कभी घटनाओं में अपराध न होते हुए भी अपराध हो जाता है। इसको हम लोग भारतीय दंड संहिता की आईपीसी 33 में कार्य व लोभ के माध्यम से समझेंगे आगे। तो धारा 40 क्या कहता है? एक शब्द में क्राइम की बात करता है, अपराध को डिफाइन करता है। 41 विशिष्ट कानून की बात करता है। देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1951 है ना, 61, या फिर आर्थिक रूप से भागा हुआ कोई आर्थिक भगोड़ा हो, कोई बड़े पैमाने पर संपत्ति लेकर के, कर्ज लेकर के बैंक से या सरकारी किसी भी निकाय से या किसी व्यक्ति विशेष से वो फिर देश छोड़ करके भाग गया हो, तो आर्थिक भगोड़ा, इनसे संबंधित कुछ जो कानून बने हैं वो हम लोग आईपीसी इंडियन पैनल कोड के 41 में विशिष्ट कानून के अंतर्गत रखते हैं। किसमें रखते हैं बेटा? विशिष्ट कानून, धारा 41। आईपीसी की धारा 41 विशिष्ट कानून की बात करता है, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जैसे आर्थिक भगोड़ा, ठीक है। अच्छा, 43 अवैध की बात करता है, अवैध इलीगल की बात करता है, ठीक है। वे समस्त कानून, वे समस्त कृत्य, वे समस्त कार्य प्रणाली जो आईपीसी के अंतर्गत विशेष प्रकार की लीगल या इलीगल को डिफाइन करती हैं, तो
अगर आपने कोई आपराधिक कार्य किया तो वो जाहिर सी बात है वो अवैध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, कोई भी आपराधिक कार्य अवैध की श्रेणी में आएगा। धारा 43 समझिएगा। धारा 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षति की बात करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा अगर मैं 44 की बात करूं तो ये क्षति की बात करता है। किसकी बात करता है? क्षति या नुकसान की बात करता है। देखिए क्षति कितने प्रकार की हो सकती है। क्षति आपकी हो सकती है शारीरिक क्षति, शारीरिक क्षति, ठीक है, शारीरिक क्षति होती है, शारीरिक क्षति हो सकती है। एक सेकेंड, शारीरिक क्षति, ठीक है बेटा, शारीरिक क्षति। और क्या हो सकती है? मानसिक क्षति, मानसिक क्षति। ओके, अच्छा, शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, संपत्ति की क्षति, संपत्ति की क्षति। और देखिए क्षति क्या हो सकती है? मान सम्मान की क्षति, मान सम्मान की क्षति, ठीक है। तो देखिए क्षति यहां पर कई प्रकार की हो रही है। धारा 42 भारतीय दंड संहिता की धारा 44 क्षति की बात करता है, लॉस की बात करता है, नुकसान या क्षति की बात करता है। तो क्षति कैसी होगी? एक शारीरिक क्षति है, मानसिक क्षति है, संपत्ति की क्षति है और मान सम्मान की क्षति है। तो ऐसे प्रकार की क्षति की बात किसमें की गई है? धारा 44। आगे देखिए, हम उन अनुच्छेद महत्वपूर्ण कंटेंट की बात करेंगे, महत्वपूर्ण धाराओं के अंतर्गत उन्हीं महत्वपूर्ण धाराओं की बात करेंगे जहां साल दर साल टेस्ट पेपरों में हमें सेक्शन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 44 के बाद आप देख सकते हैं धारा 45। धारा अगर मैं बात करूं धारा 45 तो ये मानव जीवन की बात करता है, मानव जीवन की बात करता है धारा 45। अच्छा, यही अगर मैं धारा 46 की बात करूं, धारा 46 की बात करूं तो यह धारा 46 जो है होमोसाइड की बात करता है, मानव वध की बात करता है, मानव वध या मानव की गई हत्या की बात करता है। धारा 46 मानव वध, 45 मानव जीवन। अगर इन दोनों को आप एक साथ याद करिएगा, अगर मैं बात करूं 52, किसकी बात करूं? 52 धारा 52, तो 52 कहता है सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिसमें इंटेंशन किसी के प्रति गलत ना हो वो अपराध नहीं होगा। जैसे डॉक्टर ने सद्भाव पूर्वक किसी का ऑपरेशन किया और वो व्यक्ति मर गया तो वो डॉक्टर अपराधी नहीं होगा। 52 में क्या कहा गया है? सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है, सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है, अपराध बेटा नहीं है। तो सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है, ऐसा सेक्शन 52 कहता है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूंगा सेक्शन 53। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 53, दंड की बात करता है। आखिर आप लोग इंडियन पेनल कोड या आपराधिक दंड संहिता या भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड 1860 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ये जो दंड शब्द है, इस दंड को डिफाइन किया गया है भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 53, दंड की बात करता है। तो दंड देखिए कितने प्रकार का दंड होगा। देखिए दंड भी कई प्रकार का होगा। एक है मृत्युदंड, मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, और तीसरा है कारावास, और चौथा है, ठीक है, चौथा है संपत्ति संपहरण, संपत्ति को जब्त कर लेना। तो इतने प्रकार के तमाम दंड होते हैं। हालांकि अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है और कारावास है और संपत्ति समपहरण है। तो देखिए आजीवन कारावास का मतलब है कि व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा तब तक वह जेल में होगा। हालांकि राज्य सरकारें इसको कम या अधिक कर सकती हैं, 14 साल के लिए या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। ठीक है, कारावास भी दो तरीके का होता है। एक है
सश्रम कारावास मतलब उसको वहां पर जेल में काम करते हुए गुजारना पड़ेगा, और एक है सादा कारावास, उसको कोई काम वहां नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, संपत्ति का समापन भी एक प्रकार के दंड के अंतर्गत आता है, पनिशमेंट के अंतर्गत आता है। तो भारतीय दंड संहिता का आर्टिकल 53 दंड की बात करता है। इस प्रकार आप लोग भारतीय दंड संहिता के शुरुआती सेक्शन को यहां पर प्रैक्टिस करिएगा। हम आगे और भी ऐसे ही कंटेंट और आईपीसी के सेक्शन को, धाराओं को लेकर के आपके बीच में आते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड डे, सबक है, धन्यवाद।